अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर, ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो इसमें भी हम पार्ट 1 कर लेते हैं हमारा। सबसे पहले देखेंगे हम ओरिजिन ऑफ सॉइल, उसके बाद फिर हम देखेंगे पार्ट 2 पे हमारा सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ओरिजिन ऑफ सॉइल, तो ओरिजिन ऑफ सॉइल तो हमारी सॉइल किस तरीके से बनी है ना, इस चीज को हमको देखना कि सॉइल किस तरीके से बन रही है। तो हम यदि बात करेंगे जो हमारी सॉइल है, सॉइल किस तरीके से बनती है, तो जो हमारी जो रॉक है, जो हमारी रॉक है, जब उसका डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन किसके थ्रू होगा, वेदरिंग के थ्रू होगा, है ना। तो जो हमारी रॉक है, जब उसकी वेदरिंग होती है तब हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज यदि हम बात करें जो हमारे वेजिटेटिव मैटर है ना, वेजिटेटिव मैटर है, जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तब भी हमारी सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब जब हमारी जो सॉइल है, जब वेजिटेटिव मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उससे जो सॉइल बनती है वो हमारी किस तरीके की सॉइल बनती है, हमारी ऑर्गेनिक सॉइल बनती है। और जब हमारी रॉक की वेदरिंग होती है तो उससे जो हमारी सॉइल बनती है वो किस तरीके की सॉइल बनती है, इनऑर्गेनिक सॉइल बनती है ना। उसी को हम देख रहे हैं formation of composed of particle. Soil is a composed of particle found from the disintegration of rock. ये चीज हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, है ना, कि जो हमारी सॉइल वो कैसे बनती है, रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनती है। तो बेसिकली यदि हम बात करें सॉइल में क्या होता है, सॉइल में हमारे पास रॉक है ना, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा तो हमारी क्या बनेगी, सॉइल बनेगी, और उस पर ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद होता है। और ऑर्गेनिक मैटर जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, जब उसकी पत्तियां बहुत साल हो जाते हैं और जब वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना चालू होती है तो उससे क्या बनती है, हमारी सॉइल बनती है। तो उससे किस प्रकार की सॉइल बनती है, ऑर्गेनिक सॉइल बनती है ना। तो इसी हिसाब से यदि हम बात करेंगे जो हमारी सॉइल है, सॉइल का फॉर्मेशन एक तो वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है और दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर से, है ना। इसी आधार पर हमने सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो हमारी होती है कौन सी, ऑर्गेनिक सॉइल होती है, और एक हमारी होती है इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, तो जब वेजिटेटिव मैटर का डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर, तो वेजिटेटिव मैटर के डिकम्पोजिशन से हमको क्या मिलती है, ऑर्गेनिक सॉइल मिलती है। और यदि हम बात करें वेदरिंग ऑफ रॉक से हमको क्या मिलती है, इनऑर्गेनिक सॉइल। अब यदि हम बात करें, यहाँ पर एक नया टर्म लिखा हुआ है वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग, तो वेदरिंग क्या होता है, जब हमारी जैसे वाटर हो गया, आइस हो गया, विंड हो गया, इसके कारण जो हमारी रॉक है, जब वो धीरे धीरे करके क्या होती है, उसकी जो सरफेस है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, टूटने लगती है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन ऑफ सरफेस पार्टिकल्स, है ना। कहने का मतलब ये है, यदि हमारे पास ये एक रॉक है, इस तरीके से रॉक है और इस पे हमारी क्या पड़ रही है, बहुत सारी वाटर हो गया, विंड का इफेक्ट आ रहा है, आइस का इफेक्ट आ रहा है, या बोल सकते हैं हमारा जैसे केमिकल अटैक के कारण भी, है ना। ये रॉक में क्या हो रहा है, इसके जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होने स्टार्ट हो जा रहे हैं, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होते जा रहे हैं। इसके जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जो ये रॉक है इसकी जो सरफेस है इस पे धीरे धीरे ये टूटने स्टार्ट हो रहे हैं पार्टिकल्स में, है ना। ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा वेदरिंग एक्शन। और ये वेदरिंग एक्शन किसके कारण हो रहा है, केमिकल के कारण, वाटर के कारण, विंड के कारण और आइस के कारण, तो किसी के कारण। तो वेदरिंग क्या होती है, हमारा ब्रेकडाउन ऑफ सरफेस पार्टिकल ऑफ रॉक ड्यू टू वेरियस एजेंसीज। अब ये किसी कारण, या तो वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, आइस हो सकता है, केमिकल अटैक हो सकता है, इन सबके कारण हमारी जो रॉक की जो सरफेस है उसका टूटना ही हमारा क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। अब जो ये वेदरिंग है, वेदरिंग भी हमारी दो तरीके की होती है। एक तो हमारी होती है फिजिकल वेदरिंग और एक हमारे पास होती है केमिकल वेदरिंग। यदि हम फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो फिजिकल वेदरिंग किस तरीके से होती है, यहां तक हो गया। फिजिकल वेदरिंग हम देख लेते हैं, फिजिकल वेदरिंग किस तरीके से होती है। तो फिजिकल वेदरिंग में हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास ये एक रॉक है, ये हमारे पास एक रॉक है ना। इस पे फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू किसके कारण होती है, बेसिकली एक तो इरोजन होने के कारण, है ना, और दूसरा रॉक के डिसइंटीग्रेट होने के कारण, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक की यदि हम बात करें तो हो सकता है यहां पर क्या है, यहां पर वाटर है, ठीक है, और इस रॉक में हो सकता है कि इस पे क्या होंगे, हो सकते हैं जैसे वॉइड्स हैं, है ना। अब जब ये पानी गिर रहा तो ये इन वॉइड्स में आकर क्या हो गया, इस रॉक में जो वॉइड्स है इसमें आकर पानी क्या हो गया, आपका फिल हो गया। अब जैसे जैसे नाइट के टाइम पे यदि बात करें तो टेम्परेचर डाउन हुआ और इस पे क्या किस पे कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर डाउन होने के कारण ये आइस में कन्वर्ट हुआ। और जब ये आइस में कन्वर्ट होगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगी, जो रॉक है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, है ना, टूट जाएगी। अब जब ये टूट जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना।
तो बेसिकली यदि हम बात करें तो जो फिजिकल वेदरिंग है किसके कारण हो रही है, एक तो इरोजन के कारण हो रही है और दूसरा डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक किसके कारण है, एक तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग मतलब हमारा जो आइस है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण क्या हो जा रही है, वो टूट जा रही है ना रॉक हमारी। तो उसी को हम बोल रहे हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग के कारण रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसके कारण हमारे क्या हो रही है, फिजिकल वेदरिंग। अब एक बात सोचो कि जब ये हमारा रॉक है, जब ये इससे टूटेगा, इससे जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो इसी चट्टान के ही होंगे। तो जो रॉक में मिनरल इस वाले पेरेंट रॉक में होंगे, वही मिनरल्स किसमें भी पाए जाएंगे, हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी सेम तरीके के मिनरल्स मौजूद होंगे, है ना। अच्छा, दूसरी चीज यदि हम बात करते हैं तो इस पर जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके के बनते हैं, जो इस पे से जब ये चट्टान हमारी है, जो हमारी रॉक है, जब ये टूटेगी तो इसके जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो थोड़ी सा बड़ा होता है ना, बड़े साइज के पार्टिकल्स बनते हैं। दूसरी चीज, जब ये पार्टिकल्स यहाँ से गिर रहे होते हैं तो इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये जो टूट के गिरे ये पार्टिकल्स, इनके बीच में किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं होती, किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी ये आपस में जुड़े होते हैं। तो ये किसके थ्रू जुड़े होते हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण, फ्रिक्शन के कारण, और दूसरा इंटरलॉकिंग के कारण, दूसरा इंटरलॉकिंग के कारण। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं आगे, इस पे यदि आगे बात करते हैं तो इन पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हमारे टूटे, इन पार्टिकल्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसका शेप किस तरीके का होगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे एंगुलर भी हो सकते हैं, है ना, राउंडेड शेप के भी हो सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे एलोंगेटेड भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल में यदि हम बात करें, जब इनका साइज बड़ा होगा तो जनरली जो हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो कौन होंगे, इनके एग्जांपल में यदि हम देखें तो हमारे जैसे हो जाएंगे, हमारे जैसे ग्रेवल हो जाएगा और सैंड इसके बेस्ट एग्जांपल है फिजिकल वेदरिंग के। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, जो कि याद रखना हमको, द बिहेवियर ऑफ सॉइल मास, द बिहेवियर ऑफ सॉइल मास which made of these particles is depend on the degree of compaction, है ना। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन हम आगे पढ़ेंगे, इसी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो इस तरीके की जो सॉइल है, मतलब इस फिजिकल वेदरिंग से जिस प्रकार की जो हमारी सॉइल बनेगी, इन टाइप के पार्टिकल से, इस टाइप के पार्टिकल से जो भी हमारी सॉइल बनेगी, है ना, इसका जो बिहेवियर है वो किस पर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन पे, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी पर। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, अब यहां पर हमने देखा था कि वेदरिंग का मतलब तो हमको पता है किसके कारण, या तो वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, आइस हो सकता है ना। ऐसे यदि हमारा कोई रॉक है, रॉक यदि हमारा केमिकल अटैक, कहने का मतलब यह है कि किसी एसिड के या एल्कलाइन के अटैक हो जा रहा है हमारे किस पर, रॉक में, तो उससे जो सॉइल बनेगी वो किस के अंतर्गत आएगी, केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत, है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी, जब हमारी रॉक में एसिड आ जाएगा या एल्कलाइन मैटर आ जाएगा तो उसके कारण कुछ रिएक्शन होगी, और उसके बाद जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा किस तरीके की बनेगी, वो सॉइल केमिकल वेदरिंग के थ्रू बनेगी। ठीक है, लेकिन अब इस पे ये बात याद रखनी है कि अब देखो यहां पर देखना, ये हमारी रॉक है, ठीक है, ये हमारी रॉक है। अब इस पे यदि हम बात करें तो इस पे हो गया किसका अटैक, एल्कलाइन का और एसिड अटैक, इसका अटैक हो गया। तो इसके अटैक होने पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो पार्टिकल्स बनेंगे कुछ इस तरीके से, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर से ये रॉक को तोड़ देंगे, है ना, ये पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से। अब यहां पर जो इस पर मिनरल्स मौजूद थे उनमें क्या हो गई है, केमिकल रिएक्शंस हो गई हैं, और केमिकल रिएक्शन के बाद ये पार्टिकल्स क्या हुए हैं, इससे ब्रेक हुए हैं। तो इस पे जो मिनरल्स पाए जाएंगे, इन पार्टिकल्स पे जो मिनरल्स पाए जाएंगे, अब उस पे तो केमिकल रिएक्शन हो गई है, तो केमिकल रिएक्शन होने से इस पे जो मिनरल्स होंगे वो इस पेरेंट रॉक में जो मिनरल्स हैं उससे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उसके बाद यदि हम बात करें कि केमिकल वेदरिंग में जो पार्टिकल्स हमको मिलते हैं, केमिकल वेदरिंग में जो हमको पार्टिकल्स मिलते हैं उनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, उनका साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज के होते हैं। और जब पार्टिकल हमारा स्मॉल साइज का होगा तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना। एक पार्टिकल ये है और एक हमारा सेम वॉल्यूम पे यदि हम बात करें कि पार्टिकल ये है ना, इसका वॉल्यूम भी v है और इसका वॉल्यूम भी v है। अब यदि हम बात करें तो इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है और इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया, अब इसके स्पेसिफिक सरफेस एरिया की यदि बात करोगे तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये है,
जबकि यदि हम बात करें इसके, इसका भी वॉल्यूम सेम है, तो इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो कुछ इस तरीके से होगा सबका, तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। जब इसका सम करेंगे तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यदि हम बात करें कि इसके जो पार्टिकल्स है वो छोटे होते हैं, तो जैसे यदि हम बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग में, तो इसके जो पार्टिकल के जो साइज थे वो ज्यादा था। जब पार्टिकल का साइज ज्यादा था तो उसमें जो डोमिनेंट फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटी फोर्स होगा। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर जो केमिकल वेदरिंग में जो पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत कम है ना, स्मॉल साइज के पार्टिकल है, तो स्मॉल साइज के पार्टिकल होंगे तो उसमें ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करेगा, तो इस पे जो डोमिनेंट फोर्स होता है, कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है, सरफेस फोर्स डोमिनेंट होता है। ये बात हमको याद रखनी है। उसके बाद यदि इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में क्या जाएगा, स्मॉल साइज पार्टिकल है तो हमारे क्या हो जाएंगे, क्ले पार्टिकल हो जाएगा एग्जांपल, है ना। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था इस टाइप की जो सॉइल होगी, फिजिकल वेदरिंग में हमने देखा था इस टाइप की जो सॉइल होगी, इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो बिहेवियर है किस पर डिपेंड करेगा, रिलेटिव डेंसिटी या डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन पे, है नहीं। ऐसे यदि हम देखें कि हमारा जो केमिकल वेदरिंग से जो हमको सॉइल मिलेगी उसका जो बिहेवियर है वो किस पर डिपेंड करेगा, कि हमारी सॉइल पर प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर मतलब कितना वाटर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम इसकी बिहेवियर को डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरीके की हमारी सॉइल है वहां पर। यहां तक की चीज क्लियर है, केमिकल वेदरिंग समझ में आ गया हो गया, फिजिकल वेदरिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सॉइल फॉर्मेशन साइकिल, है ना। सॉइल फॉर्मेशन साइकिल, किस तरीके से हमारी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, ये साइकिल जो है ये हमेशा चलती रहती है, सॉइल हमारी बनती रहती है ना। तो इस पे सबसे पहले देखते हैं हमारी रॉक, है ना। हमारी जब रॉक है, रॉक में हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर के कारण ये जो हमारी रॉक है ये मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के कारण ये क्या बन जाती है, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और मैग्मा में कन्वर्ट होकर जब ज्वालामुखी, जब वोल्केनोज में प्रोसेस होती है तो ये मैग्मा बाहर आता है, और जब ये मैग्मा बाहर आता है तो धीरे धीरे मैग्मा बाहर आने के बाद ठंडा होता है ना, तो और ठंडा होने के बाद क्या बना लेता है, सॉलिड सरफेस रॉक बन जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, वेदरिंग एक्शन होगा। वेदरिंग एक्शन में जैसे वेदरिंग अभी मैंने बताया था वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग एक्शन में क्या होगा कि इसके जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स निकल आएंगे। अब जहां पर वेदरिंग हो रही है ये सेडिमेंट्स यदि वहीं पे जमा हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, रेसिडुअल सॉइल। क्या बोल देंगे, रेसिडुअल सॉइल। जहां पर हमारी वेदरिंग हो रही है वहीं पे हमारा क्या हो रहा है, सॉइल जाके धीरे धीरे सेडिमेंट्स हमारे जमा होते जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल सॉइल। और यदि यदि बहुत सारी जो एजेंसीज हैं जैसे हमारी विंड, वाटर, इनके द्वारा यदि इनका ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है सेडिमेंट्स का, तो और कुछ दूर पे जाके जमा हो रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और ये क्या हो जाएगा, ये कहीं पे दूर जाके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना। डिपॉजिट होने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये हाई प्रेशर में बहुत टाइम के बाद इस पर लिथिफिकेशन हो जाएगा, और लिथिफिकेशन होने के बाद ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। एक तो ये पूरी साइकिल हो गई, है ना। और कई बार एग्जाम पे इसके स्टेप पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन से स्टेप होते हैं, जैसे वेदरिंग किया, वेदरिंग हुई हमारी, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ, और फिर अपहीवल। तो इस तरीके से ये इसकी साइकिल है, वापस से वेदरिंग में पहुंच गया। अच्छा, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये कई बार एग्जाम पे आया हुआ है, जेईई एग्जाम पे, कि जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। यहां तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम, यदि हमारी सॉइल यदि फॉर्मेशन साइड में ही बन रही है तो उस टाइप की सॉइल को हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। यदि हमारी सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है आगे, जैसे कि हमने बात किया, ये हमारी वेदरिंग हुई, और यहाँ से जो सॉइल पार्टिकल्स, यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स की जब वेदरिंग हुई तो जब ये पार्टिकल्स नीचे गिरे तो ये जहां पर गिरे वहीं पे जाके ये क्या हो गए, धीरे धीरे जमा हो गए। तो इस तरीके की जो सॉइल बनी इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल। और जब ये यहाँ से इसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज के थ्रू जब ये पार्टिकल्स आगे जाते हैं और अपने सेडिमेंट्स को यहाँ से उठा के ले जाते हैं और कहीं दूर जाकर क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एट द फॉर्मेशन साइट में तो हमारी क्या हो जाएगी, रेसिडुअल सॉइल हो जाएगी, और यदि ट्रांसपोर्टेड टू सम अदर लोकेशन तो क्या हो जाएगी हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल हमारी बहुत सारे तरीके से
बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है जो कई बार एग्जाम पे आ जाता है कि रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में से किसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज बेटर होती हैं। तो हमको याद रखना है जो रेसिडुअल सॉइल है उसकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के हिसाब से यदि हम देखें तो हमारी जो रेसिडुअल सॉइल है ज्यादा बेटर है ट्रांसपोर्टेशन सॉइल के थ्रू। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करते हैं रेसिडुअल सॉइल की, तो रेसिडुअल सॉइल पे जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, वेल ग्रेडेड पार्टिकल्स होते हैं। मतलब स्मॉल साइज के पार्टिकल्स भी हैं इसमें, बड़े साइज के पार्टिकल्स भी हैं, तो सारे टाइप के पार्टिकल्स क्या है इस पे मौजूद रहते हैं। मतलब वेल ग्रेडेड सॉइल रहती है। वेल ग्रेडेड सॉइल है मतलब इसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी अच्छी रहेगी, कॉम्पैक्ट अच्छी रहेगी, इसलिए इस पे स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। जबकि यदि हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल में हमारे एक ही टाइप के पार्टिकल्स, इस पर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल मिलती है हमको, है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये याद रख सकते हैं कि एक ही जैसे पार्टिकल्स हैं, मतलब एक ही साइज के, इस तरीके से। तो एक ही साइज के पार्टिकल्स होने के कारण इसमें वॉइड्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना, जिसके कारण इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसकी स्ट्रेंथ कम मिलेगी। अब यदि हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल को भी अलग अलग एजेंसीज के थ्रू यदि क्लासिफाई कर दें तो इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए, जैसे वाटर के हिसाब से, यदि वाटर के हिसाब से ड्यू टू वाटर के हिसाब से यदि क्लासिफाई करते हैं तो वाटर के हिसाब से हमारी क्या हो जाती है, एल्यूवियल सॉइल हो जाएगी, मरीन सॉइल हो जाएगी और लैकोस्ट्रेन सॉइल हो जाएगी, है ना। कि यदि ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर यदि हम करेंगे तो हमारी किस तरीके की सॉइल आ सकती है, एल्यूवियल सॉइल हो जाएगी। उसके बाद मरीन सॉइल भी होती है हमारी, लैकोस्ट्रेन सॉइल भी होती है। विंड के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो हमारी इओलियन सॉइल हो जाती है। इसी के एग्जांपल में हमारा लुइस हो जाएगा और हमारे ड्यून्स हो जाएंगे। आइस के हिसाब से हमारी यदि हम बात करें तो ग्लेशियल सॉइल हमारी आइस से बनती है। अब देखो इसकी डेफिनेशन जो एग्जाम पे डायरेक्ट आ जाता है, ये तो सिर्फ याद करने के लिए बनाया था कि इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं, विंड से रिलेट करके याद कर सकते हैं और आइस को। अब देखो एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल का सॉइल का ही जो दूसरा नाम है वो क्या है, हमारा फ्लूवियल सॉइल, है ना। ये कैसे बनती है एल्यूवियल सॉइल, तो जब हमारी मूविंग वाटर ट्रांसपोर्टेड बाय मूविंग वाटर या रिवर बोल सकते हैं, रनिंग वाटर या मूविंग वाटर या रिवर में जो हमको सॉइल मिलती है ना, जो ट्रांसपोर्टेड एजेंसी है, यदि वो हमारी जैसे हमारी वाटर के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट कर रही है सॉइल को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्यूवियल सॉइल या फ्लूवियल सॉइल बोलेंगे। ये कहां पर पाई जाती है, तो ये रिवर के बॉटम में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, रिवर के बॉटम में पाई जाती है। इस तरीके की जो ये सॉइल होती है, एल्यूवियल सॉइल जो होती है हमारी कैसी होती है, पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती है या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होती है। दूसरी चीज यदि हम बात करें जो एल्यूवियल सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है या जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, अच्छी होती है। लेकिन यदि हम बात करें इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है, इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, एल्यूवियल सॉइल की कम होती है, और ये कैसी होती है, कंप्रेसिबल होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मरीन सॉइल, तो मरीन सॉइल में हमारे सॉल्ट कंटेंट मौजूद होगा और ये कहां पर पाया जाता है, बॉटम ऑफ सी, है ना। लैकोस्ट्रेन सॉइल की यदि हम बात करते हैं तो लैकोस्ट्रेन सॉइल हमारी कहां पाई जाती है, बॉटम ऑफ लेक, लेक के बॉटम में पाई जाती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो किस तरीके होगा, फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट होती है हमारे पास ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल किस तरीके से बनती है, तो ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर, ग्लेशियर के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होती है तो हमारी क्या बनती है, ग्लेशियल सॉइल बनती है। और इसके एग्जांपल में हमारा क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है और टिल हो जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इओलियन सॉइल, तो इओलियन सॉइल किस तरीके की सॉइल है, तो जहां हमारे वेदरिंग में हमारी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, विंड के थ्रू यदि ट्रांसपोर्टेड हो रही है जो सॉइल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इओलियन सॉइल बोलेंगे। ये जो इओलियन सॉइल होती है ये कैसी होती है, होमोजीनियस होती है, हाईली पोरस होती है ना। विंड के थ्रू जा रही है तो क्या होगा, इस पर वॉइड्स ज्यादा मात्रा में होंगे तो हाईली पोरस रहेगी, होमोजीनियस होगी और फ्राइएबल होगी। फ्राइएबल होगी मतलब हम इसको छुएंगे तो ये कैसे हो जाएगी, एकदम से गिर जाएगी, है ना, फ्राइएबल होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसी का बेस्ट एग्जांपल होता है इओलियन सॉइल का ही हमारा लुइस सॉइल, या इसी को हम बोलते हैं कोलैप्सिबल सॉइल, है ना। ये कहां पाई जाती है, तो ये हमारी एरिड रीजन या सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉल्यूवियल सॉइल, कॉल्यूवियल सॉइल या टेलस। तो ये कैसे बनती है, हमारी ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉल्यूवियल सॉइल। ये तो हमारी बेसिक ट्रांसपोर्टेड सॉइल का क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं अदर टाइप की भी कुछ सॉइल होती है, जिसमें से हमारी सबसे ज्यादा जो दिक्कत करती है हमारे स्ट्रक्चर बनाने में, वो कौन सी सॉइल होती है, हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी सा। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, जब हमारी ब्लैक बसाल्ट रॉक, एक तरीके का रॉक होता है हमारा बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट रॉक की जब केमिकल वेदरिंग होती है तो उससे जो हमको सॉइल मिलती है वो कौन सी मिलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका जो कलर है कैसा होता है, ब्लैक या डार्क कलर होता है। ये किसके लिए सुटेबल होती है ब्लैक कॉटन सॉइल, तो हमारी कॉटन की जो फसल है ना,
कॉटन के ग्रोइंग के लिए हमारी ज्यादा सुटेबल होती है। उसके बाद यदि हम बात करें इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, हमको तो इससे मतलब नहीं, हमको इसकी प्रॉपर्टी से मतलब है कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल हमारे लिए क्यों अच्छी नहीं होती। तो ब्लैक कॉटन सॉइल की ये याद रखना है, इसकी जो स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होती है और श्रिंकेज होने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत हाई होती है ना। तो हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण ये बहुत ज्यादा दिक्कत करती है स्ट्रक्चर को बनाने में। कहने का मतलब ये है कि जब इसमें वाटर जाएगा तो वाटर जाने पे क्या हो जाती है, एकदम से स्वेलिंग हो जाती है, और जब ये वाटर इसका पूरा उड़ जाता है तो श्रिंकेज हो जाती है, जिसके कारण क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और ये होता क्यों है, क्योंकि इस पे मोंट मेरिनोलाइट मिनरल्स, ये क्ले का एक मिनरल है, जो क्ले है, क्ले में बेसिकली 3 तरीके के मिनरल पाए जाते हैं, उनमें से ही एक है हमारा मोंट मेरिनोलाइट, और मोंट मेरिनोलाइट ब्लैक कॉटन सॉइल में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, कम होती है, और बियरिंग स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती है। दूसरी चीज यदि हम बात करेंगे, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो कैसी होती है, हाईली कंप्रेसिबल है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लैक कॉटन सॉइल किस तरीके की होती है, तो हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि वो स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी, तो कंप्रेस जो उसकी यदि बात करेंगे तो कंप्रेस भी ज्यादा हो सकती है ना ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट है हमारे पास लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल मतलब हमारी क्या हो जाएगी, लेटेराइट सॉइल क्या है, हमारी बनती कैसी है। तो ये बेसिकली यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई रॉक है ना, कोई रॉक है, और इस पे से यदि धीरे धीरे से सिलिका और यदि हम बात करें बेसिस रिमूव हो चुके हैं, और इस सॉइल पे हमारी क्या मौजूद है, हमारे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मौजूद है, और यदि उसकी वेदरिंग हो जा रही है तो उससे जो सॉइल बन रही है हमारी, वो कौन सी सॉइल होगी, हमारी लेटेराइट सॉइल होगी। जनरली ये जो लेटेराइट सॉइल है हमारे इंडिया में कहाँ पाई जाती है, तो सेंट्रल साउथर्न में पाई जाती है और ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, इसका जो कलर होता है कैसा होता है, रेड या पिंक कलर। नेक्स्ट है हमारे पास बेंटोनॉइट सॉइल। बेंटोनॉइट सॉइल क्या है हमारी, तो बेंटोनॉइट सॉइल हमारी कैसे मिलती है, जब वॉल्केनिक एश है ना, वॉल्केनिक एश ही हमारी क्या है, बेंटोनॉइट सॉइल है ना। कैसे मिलती है, हमको वॉल्केनिक एश से मिलती है बेंटोनॉइट सॉइल। और बेंटोनॉइट सॉइल पे भी हमको ये याद रखना है कि इस पे जो मोंट मेरिनोलाइट है मिनरल, जो हमारा क्ले का एक मिनरल है, इसका भी परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। तो इसका यदि हम बात करें तो इसको जो यूज करते हैं, यूज कहां पर करते हैं, इसका लुब्रिकेशन इन ड्रिलिंग वगैरह में लुब्रिकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरी चीज यदि हम बात करते हैं, जहां पर भी पाइल ड्रिविंग हो रही है, पाइल ड्रिविंग जहां पर हो रही होगी, तो क्या है, यदि मिट्टी ज्यादा सॉफ्ट है तो मिट्टी क्या हो जाती है, वापस से उस गड्ढे में गिर जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेंटोनाइट की एक स्लरी बना देते हैं, जिससे कि वो मिट्टी वापस से गड्ढे पर ना गिरे, है ना। तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली यदि बात करें कहां पर यूज होता है बेंटोनाइट सॉइल का, तो पाइप ड्रिविंग के लिए यूज होता है ना, पाइल ड्रिविंग के लिए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लोम क्या है बेसिकली, तो ये एक मिक्सचर है किसका सेंड का, सिल्ट का और क्ले का। अब यदि हम बात करते हैं, यदि क्ले का कंटेंट ज्यादा है, देखो तीनों चीज तो होंगी, सैंड भी होगा, सिल्ट भी होगा और क्ले भी होगा। यदि सिल्ट का कंटेंट की मात्रा ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सैंडी लोम बोल देंगे। यदि सिल्ट का परसेंटेज ज्यादा है तो उसको क्या बोल देंगे, सिल्टी लोम बोल देंगे। यदि क्ले का परसेंटेज ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्ले लोम बोल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मग क्या है, तो बेसिकली यदि हम बात करें मग की, तो मग हमारा पार्शियली ऑर्गेनिक सॉइल है। अब ये बनती कैसे है पार्शियली ऑर्गेनिक सॉइल, तो यदि हम बात करें तो इस पर क्या है, फाइन सॉइल पार्टिकल्स और हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जब आपस में मिल जाते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, मग मिल जाती है। यहां तक की चीजें क्लियर है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप की हमारी सॉइल है पीट। ठीक है, पीट भी हमारी कैसी सॉइल है, प्योरली ऑर्गेनिक सॉइल है। कैसी सॉइल है ये, प्योरली ऑर्गेनिक सॉइल है ना। और ये सॉइल बनती कैसे है, तो जहां पर एक्सेसिव मॉइस्चर होता है ना, जैसे हमारा दलदली एरिया जो होता है, दलदली एरिया में हम यदि बात करते हैं, सॉइल मतलब होता है दलदली एरिया, वहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, तो वहां पर जो पत्तियां गिर रही होती हैं, है ना, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमारी किस तरीके की सॉइल बनती है, पीट बनती है। और ये हमारी कैसी होती है, प्योरली ऑर्गेनिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंड्यूरेटेड क्ले बेसिकली एक तरीके की ऐसी क्ले है जो कि हमारी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है ना। टाइम के साथ ये जैसे जैसे हमारा टाइम होता जाता है तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ऐसी क्ले को ही हम क्या बोलते हैं, इंड्यूरेटेड क्ले बोलते हैं। ये क्ले में यदि हमने वाटर भी दिया या इसको गीला भी करके रखते हैं तब भी उस कंडीशन पे भी ये क्या सॉफ्ट नहीं होती है ना। ऐसी क्ले को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूरेटेड क्ले बोलते हैं।
clay due to high temperature and pressure with time becomes hard. This hard clay is a deteriorated clay, does not soften under prolonged waiting. यदि हम ज्यादा टाइम तक भी इसको वेट करके रखते हैं उस कंडीशन पे भी ये हमारी सॉफ्ट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास मर्ल। मर्ल बेसिकली क्या है, हमारी वेरी फाइन ग्रेन और कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल है ना। इस तरीके एग्जाम में पूछा भी गया है मर्ल के बारे में कि कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल कौन सी होती है, तो जो हमारी वेरी फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल है वो कौन सी, हमारी मर्ल, और इसका ओरिजिन कहां पर, मरीन ओरिजिन से मिलती है ये हमको। नेक्स्ट हमारे पास है गंबो। गंबो किस तरीके की सॉइल है, तो ये हाईली स्टिकी सॉइल है। कैसी सॉइल है, हाईली स्टिकी सॉइल है। प्लास्टिक एंड हाईली स्टिकी प्लास्टिक सॉइल है और ये डार्क कलर में पाई जाती है ना। गंबो बेसिकली एक प्रकार की क्ले है, हाईली चिपचिपी होती है ना। नेक्स्ट हमारे पास टफ। टफ की यदि हम बात करें तो हमने जैसे बेंटोनाइट सॉइल पढ़ी हुई थी वैसे ही हमारी टफ है। इस पर यदि हम बात करें टफ में तो इस पर क्या होती है, सीमेंटिंग की प्रॉपर्टी होती है, स्लाइटली सीमेंटेड प्रॉपर्टी होती है। और ये बनती कैसी है, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड वाटर। विंड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन से हमारी क्या बनती है, टफ बनती है। तो यहाँ पर हमने सारे टाइप की सॉइल देख ली है ना। और इस तरीके से हमारा जो ओरिजिन ऑफ सॉइल वाला जो चैप्टर था है ना, चैप्टर नहीं एक पार्ट था बेसिकली ओरिजिन ऑफ सॉइल, वो हमारा फिनिश होता है। अब पहले फर्स्ट चैप्टर में हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। अब सॉइल वाटर मतलब हमने क्या किया, हमारी जो सॉइल थी, सॉइल में तो ऑलरेडी वाटर होता ही है, लेकिन हमने यदि उस पर और यदि देखते हैं कि वाटर के साथ जो उसका रिलेशन है किस किस तरीके का होता है उस चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेसिकली हम फील्ड में गए, फील्ड से हमने एक सॉइल सैंपल जो कि ऐसा सैंपल कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं जो कि क्या है, हमारा कॉम्पैक्टेड है। सॉइल कैसी हमारी कॉम्पैक्टेड है। उस सॉइल को हम लेकर आए और इसको हमने सॉइल को क्या किया, जूम करके देखा। जब हमने इसको जूम करके देखा तो हमने पाया, बेसिकली मैंने क्या बताया था, सॉइल हमारी किससे मिलकर बनती है, सॉइल हमारी जो बनती है उसमें क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वाटर होता है और एयर होती है ना। तो जब हमने इसको जूम करके देखा तो हमने इस तरीके के देखा कि हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला हमको, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में यदि हम बात करें कि इस स्ट्रक्चर में क्या है बेसिकली, तो हम देख रहे हैं इस पे क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। इस पे एक तो हम देखेंगे तो हमको मिल रहे हैं इस पे सॉलिड्स मिल रहे हैं, है ना। ये पत्थर टाइप के हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे सॉलिड्स हैं, ठीक है। और इसमें कुछ खाली जगह है बीच बीच में, है ना। इसमें जो बीच में कुछ खाली जगह है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉइड्स बोलते हैं। ये जो खाली जगह है बीच में इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो खाली जगह है इसको हम बोलते हैं वॉइड्स। अब इन वॉइड्स के हिसाब से ये जो पत्थर है इनको हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड्स बोल रहे हैं। और ये जो है हमारे क्या है, जब हमने इसको जूम करके देखा तो जो हमको हार्ड सब्सटेंस मिला वो क्या हमारा सॉलिड्स है। और जो बीच में स्पेसेस हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, वॉइड्स बोल रहे हैं। अब इस वॉइड्स के हिसाब से, और हमको ये याद रखना जो ये सैंपल हम लेके आए थे कैसा था, हमारा वेल कॉम्पैक्टेड था। अब जो ये वॉइड्स है, अब इस वॉइड्स में हमारे या तो एयर होगी या तो हमारा वाटर होगा, है ना। दो ही चीज हो सकती हैं। और तो सॉलिड्स, तो यदि सॉलिड्स नहीं होगा तो हमारी सॉइल ही नहीं होगी, तो सॉलिड्स तो होना ही होना है साथ में। अब इन वॉइड्स में या तो हो सकता है कि वाटर हो या तो हो सकता है एयर हो। इसी के हिसाब से हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन और इसका फेज डायग्राम बनाएंगे। अब देखते हैं हम यदि वॉइड्स में कि इसमें जो वॉइड्स है, यदि इस पे जो वॉइड्स है, यदि ये पूरी तरीके से इसमें क्या है, यदि पूरी तरीके से इसमें वाटर फिल है ना। यदि इसमें पूरी तरीके से क्या है, फिल्ड विद वाटर, वाटर के साथ फिल्ड है, तो हम इस तरीके की जो सॉइल है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल, या इसी को हम बोल सकते हैं फुली सैचुरेटेड सॉइल, है ना। यदि इसका टू फेज डायग्राम बनाए तो इसका टू फेज डायग्राम बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक तो वाटर मिलेगा और दूसरा सॉलिड्स मिलेंगे। तो हमने ये सॉलिड्स बना दिया और ये हो गया हमारे पास वाटर। तो ये क्या सा डायग्राम हो गया, टू फेज डायग्राम हो गया। ऐसे यदि हम बात करते हैं कि यदि इन वॉइड्स में हमारे क्या है, और वाटर की जगह हमारा क्या है, एयर है। यदि वाटर की जगह हमारे इन वॉइड्स में क्या है, एयर है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी सॉइल को ड्राई सॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्राई सॉइल बोलेंगे। इसका यदि टू फेज डायग्राम बनाते तो क्या हो जाएगा, सॉलिड्स तो होगा ही होगा और वाटर की जगह क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। अब इन जनरल यदि हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कि इस पे इन वॉइड्स में हो सकता है कि कुछ वाटर हो और या हो सकता है कि कुछ क्या हो, हमारा एयर हो। तो उस कंडीशन पे हम इस तरीके की सॉइल को क्या बोलते हैं कि हमारा जब क्या है, हमारा ये जो वॉइड्स है किससे फिल्ड है, या वाटर से और एयर से, दोनों चीजें हैं। तो इस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं, ये नाम अच्छे से याद रखना, नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, सेमी सैचुरेटेड सॉइल समझ में आ जाएगा, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ये नाम आसानी से याद आ सकता है। अब यदि हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉइल, अनसैचुरेटेड सॉइल भी सेमी सैचुरेटेड या पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को ही बोलते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब यहाँ पर ये नहीं कर देना कि उस पर पानी नहीं होगा, अनसैचुरेटेड है ना, पानी नहीं होगा, इस तरीके से नहीं करना। अनसैचुरेटेड सॉइल में भी हमारा क्या होगा, एयर होगा और वाटर होगी। तो इसमें तीनों चीज मौजूद होगी, तो एयर भी है, वाटर भी है और सॉलिड्स भी है। तो ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं,
थ्री फेज डायग्राम। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है? ओके। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जनरली जब हम कोई भी सैंपल लेके आते हैं तो उस पर हमको जनरली वाटर और एयर मिलता ही है, तो हम बेसिकली जो एनालिसिस करते हैं सॉइल के लिए, हम थ्री फेज डायग्राम का ही एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसका एनालिसिस कर लेंगे तो हम आसानी से फिर टू फेज डायग्राम का एनालिसिस कर ही सकते हैं। तो हम किसका एनालिसिस कर रहे हैं? एनालिसिस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। अब थ्री फेज सिस्टम में हमने देख लिया ये सॉलिड्स है, ये वाटर है और ये एयर है। तो यदि हमने एक साइड ले लिया, हमने इस पर वॉल्यूम ले लिया और एक साइड हमने ले लिया वेट, तो यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा WS, ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर, ये हो जाएगा वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर की जनरली अप्रोक्सीमेट जीरो होती है, इसी कारण इसका वेट भी क्या होगा? जीरो होगा। इस साइड हमने वॉल्यूम लिया है, तो हम देखते हैं टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है। तो टोटल वॉल्यूम हमारा बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब यहाँ पर एक टर्म और याद रखनी है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, ये वॉइड्स ही हैं हमारे, तो हमने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलेंगे। ऐसे यदि हम वेट के टर्म में देखें तो वेट में हमारा तो वेट ऑफ एयर, यदि टोटल वेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, जहां पे वेट ऑफ एयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वेट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। यहां तक की चीजें क्लियर है? अब हम आगे कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट क्या होता है? तो वाटर कंटेंट एक रेशियो होता है किसका किसका? वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड, कि हमारे सॉलिड्स में कितना वाटर का वेट प्रेजेंट है ना। सॉलिड के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करेंगे कि हमारे कितना वाटर प्रेजेंट है सॉलिड्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर कंटेंट बोलेंगे। अब वाटर कंटेंट की जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारी? जीरो से इन्फिनाइट। कहने का मतलब ये है, जीरो कब हो सकती है? वाटर कंटेंट हमारा जीरो हो सकता है क्या? हाँ, वेट ऑफ वाटर यदि हमारा जीरो हो जाता है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। वेट ऑफ वाटर हमारा जीरो है, मतलब उस पर वेट ऑफ वाटर कुछ है ही नहीं है, वाटर का वेट नहीं है। हो सकता है ड्राई हो तो वो जीरो हो सकता है, तो हमारा इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। उसके बाद यदि हम बात करें क्या ये इन्फिनाइट तक जा सकता है या वन से ज्यादा हो सकता है, ऐसे बात कर रहे हैं कि यदि ये वन से ज्यादा, तो वन से ज्यादा किस कंडीशन पे होगा ये? कि जो हमारा वेट ऑफ सॉलिड है वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वन से आराम से ज्यादा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है सॉलिड से ज्यादा वैल्यू हो उसकी, है ना, वेट ऑफ वाटर की, तो ये वैल्यू वन से ज्यादा जा सकती है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जीरो से इन्फिनाइट तक। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मतलब किसी भी सॉलिड्स में कितने वॉइड्स प्रेजेंट हैं, है ना। टोटल सॉलिड्स में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में यदि बात करेंगे कि कितने वॉइड्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड रेशियो, है ना। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का। इसकी जो रेंज है वो कहां से होती है हमारी? इसके ई की वैल्यू क्या जीरो के बराबर हो सकती है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जीरो हो जाएगा तो क्या सॉलिड बचेगा? नहीं बचेगा, उस पर वॉइड्स होंगे ही नहीं, तो फिर ये इसकी ई की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है ना। और ए की वैल्यू वन से ज्यादा हो सकती है ना, सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो सकते हैं, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? ई जो वॉइड रेशियो जो होगा उसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? यहाँ से लेकर इन्फिनाइट तक, मतलब ई की वैल्यू वन से ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास पोरोसिटी। अब वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में क्या डिफरेंस है? जब हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में वॉइड्स की यदि बात करते हैं कि टोटल सॉलिड्स में कितने वॉइड्स प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं वॉइड रेशियो। और यदि हम बात करें टोटल वॉल्यूम में कितने वॉइड्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोरोसिटी बोलेंगे। ठीक है, इसकी रेंज हमारी क्या हो जाएगी? जीरो से वन। नेक्स्ट हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की यदि हम बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अब नाम से समझ में आ रहा है सैचुरेशन, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा उस पर जो टोटल वॉइड्स हैं। तो हम बात करेंगे अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, तो हम किस पे देखेंगे? टोटल वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। कि जो हमारे पास सिर्फ यदि हम अब सैचुरेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें वाटर होगा, है ना, और हो सकता है सम कुछ मात्रा में एयर भी हो, है ना। तो यदि हम बात कर रहे हैं सैचुरेशन की, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये हम इस पे कुल मिला के देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है। हो सकता है इतना वाटर प्रेजेंट, हो सकता है इतना वाटर प्रेजेंट हो, तो हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में देख रहे हैं कि कितना वाटर प्रेजेंट होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता आ जाता है हमारे पास एयर कंटेंट। अब जब हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन में वाटर देख रहे थे तो एयर कंटेंट में हम एयर का कंटेंट देखेंगे, और एयर का कंटेंट किस में देखेंगे? टोटल वॉइड्स में से जो हमारे वॉइड्स हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, उसमें से एयर का कंटेंट कितना वो चेक करेंगे। तो एसी क्या हो जाएगा? एयर कंटेंट को हम एसी से शो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो दो टर्म लिखी हुई है, एक तो एस लिखा हुआ है और एक ए। तो यदि हम बात करें, ये ऊपर की समझ में आ गए होंगे, इसको रब कर देता हूं। तो हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास लिखा एस इक्वल टू लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और ये लिखा हमारे पास एयर कंटेंट वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यदि हम इसको प्लस कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारा क्या था एस था और ये हमारा क्या था एयर कंटेंट था, है ना। यदि हम इसको प्लस कर दें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, और वॉल्यूम ऑफ एयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये हो जाएगा 1। तो यहां से हमारा एक रिलेशन आ जाएगा AC प्लस S इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है हमको। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स की, परसेंटेज एयर वॉइड्स मतलब एयर कंटेंट कितना परसेंटेज है। अब यदि परसेंटेज एयर कंटेंट की बात हो रही है तो हम उसको किस में देखेंगे, टोटल वॉल्यूम में चेक करेंगे कि कितना एयर का कंटेंट मौजूद है ना। तो ये क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम में ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम पे एयर का कितना परसेंटेज है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, VA डिवाइड बाय V। तो हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज एयर वॉइड्स आ जाएगा, परसेंटेज एयर वॉइड्स आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं हम कि हमारे पास जो पोरोसिटी का फॉर्मूला था, पोरोसिटी क्या थी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और एयर कंटेंट क्या था, तो एयर कंटेंट हम किस पे चेक कर रहे हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कि कितना एयर प्रेजेंट है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में, है ना। तो यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें VV इंटू VA VV, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पोरोसिटी मल्टीप्लाई एयर कंटेंट हम कर देंगे तो हमको परसेंटेज एयर कंटेंट मिल जाएगा, है ना। तो एक रिलेशन हमको ये भी याद रखना है। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां इसको नोट कर लिया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होता है हमारा, इसको हम गामा B से भी शो कर सकते हैं और गामा T से भी शो कर सकते हैं। अब बल्क यूनिट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल्क यूनिट वेट मतलब टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब वेट की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर किलो न्यूटन और वॉल्यूम क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, है ना। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बल्क यूनिट वेट टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसका जो रेशो होगा वो क्या होगा बल्क यूनिट वेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होंगे हमारे, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स तो वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, तो ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, यहां पर अच्छे से याद रखना है इसको। जब हम ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं तो हमारी पूरी की पूरी इस पे यदि हम देखेंगे तो ड्राई यूनिट वेट यहां पर एयर है और यहां पर हमारे पास क्या है सॉलिड्स हैं। जब हम निकाल रहे होते तो ये तो आ जाएगा हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड, और ड्राई यूनिट वेट की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर ये आता है टोटल वॉल्यूम, है ना। यहां पर ऐसा नहीं कर देना कि ड्राई यूनिट वेट में हमने ले लिया नीचे ड्राई वॉल्यूम ले लिया, ड्राई वॉल्यूम नहीं होता, हमारा क्या होता है टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये IM किया। नेक्स्ट हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट, तो गामा सैचुरेटेड को हम किससे शो करते हैं, तो गामा सैचुरेटेड हमारा क्या हो जाएगा वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। नेक्स्ट हमारे पास सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट की यदि हम बात करें तो सबमर्ज्ड वहां पर जैसे यदि हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है और इसमें पूरे में क्या है हमारा वाटर फील्ड है, यहाँ पर क्या है वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इस पे जो इसकी यदि बात करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी। लेकिन यदि हम बात करें सबमर्ज की तो हमारा यदि वाटर टेबल के नीचे कोई सॉइल सैंपल है तो उसको हम क्या बोलेंगे सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है, सबमर्ज्ड सॉइल बोलेंगे। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट यदि हमको निकालना तो हम क्या करेंगे उसको सैचुरेटेड को माइनस कर देंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर से। यूनिट वेट ऑफ वाटर की जो वैल्यू है यदि हम बात करें तो ये कितना हो जाएगी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यदि क्वेश्चन पे नहीं दी हुई है, क्वेश्चन पे नहीं दी हो तो ये वैल्यू लेके चलेंगे और नहीं तो हम 10 कंसीडर करके भी चलते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है हमको, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ये कि सबसे ज्यादा यूनिट वेट कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा यूनिट वेट क्या होता है हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। सबसे ज्यादा क्या होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, फिर क्या होता है हमारा सैचुरेटेड, फिर क्या होता है बल्क, फिर क्या होता है हमारे पास ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट, और फिर क्या होता है हमारे पास सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसको हमको याद करना है और देख भी सकते हैं निकाल के। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। हमको सॉइल सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास GS इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड्स। अब ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है ना,
जीएस का मतलब क्या है, यदि हम बात करें जीएस इक्वल टू क्या है हमारा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर। और यहां पर ये बोल रहा है जैसे यदि हम बात करें वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड हम निकाल सकते हैं कहां से, यहां से निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दे रहा हूं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट यहां पर क्या बोल रहा है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, यदि हम वेट ऑफ वाटर की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये बोल रहा है हमको कि जो इस पर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो किसके बराबर है, जितना सॉलिड का वॉल्यूम था उसके बराबर। कहने का मतलब ये है डेफिनेशन पे कि जो हमारा वेट ऑफ वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, सॉरी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है हमारा वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। तो हम यहां पर जो वैल्यू पुट करेंगे वेट ऑफ वाटर की, वेट ऑफ वाटर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम हमारा सॉलिड का है उतना ही वॉल्यूम हमारा किसका होगा, वाटर का। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है हमको, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये हमको ये मिल गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक तो ये फॉर्मूला ये बहुत जगह यूज होता है हमारा, ये फॉर्मूला बहुत सारी जगह पे यूज होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। यदि हम डेंसिटी के रूप में इसको कन्वर्ट करें तो हमको पता है यूनिट वेट इक्वल टू क्या हो जाता है, डेंसिटी इनटू जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहां से हम इस पे इसको डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, जिससे जी कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब यदि हम बात करते हैं जो सॉलिड्स हैं, है ना, यदि वो ऑर्गेनिक सॉइल है तो उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट 1.2। और यदि इनऑर्गेनिक सॉइल है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2.65। ऐसे ही स्पेसिफिक जैसे हमने यहां पर निकाली हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, जिसको हम जीएस सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम जीएस से शो कर रहे हैं, ऐसे हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रेविटी और होती है जिसको हम बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो हमारी सॉइल सॉलिड जो हमारे सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो क्या थी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पर हमने क्या लिया था, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। जब हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे तो यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की जगह हम क्या ले लेंगे, बल्क यूनिट वेट ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो ये सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी है और जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है हमारा gm इक्वल टू gs डिवाइड बाय 1 प्लस e। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। इससे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ ड्राई सॉइल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमको दिया मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे के रखा है 2.7, देन हमको वॉइड रेशियो निकालना है। तो बस हमको क्वेश्चन 1 के लिए क्या दिया हुआ, हमको gm दिया हुआ है कितना, 1.35। उसके बाद हमको gs दिया हुआ, सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 2.7 और हमको वॉइड रेशियो निकालने के लिए बोला। तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो ये आसानी से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, gs डिवाइड बाय 1 प्लस e। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है 2.7, ये हो जाएगी वैल्यू 1.35, ये हो जाएगी वैल्यू 2.7 डिवाइड बाय 1 प्लस e। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.35 प्लस 1.35 e इक्वल टू 2.7। अब यदि यहां से इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1.35 e, ये साइड जाएगा 2.7 में से 1.35 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको माइनस कर देंगे 2.7 में 1.35 तो हमारे पास आ जाएगा 1.35। तो e इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.35 डिवाइड बाय 1.35, e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज 60%, मतलब हमको गिवन है s इक्वल टू 60% गिवन है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.6। देन एयर कंटेंट ऑफ सॉइल, मतलब हमको एयर कंटेंट निकालना है कि एयर कंटेंट कितना आएगा। तो हमको पता है, रिलेशन पता है इन दोनों के बीच में, s प्लस ए सी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 प्लस ए सी इक्वल टू 1, देन ए सी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.4। तो एक परसेंटेज में यदि दिया होगा तो इसको हम लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, 40%। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। यहाँ तक की चीज क्लियर है?
नेक्स्ट कुछ हमारे पास रिलेशनशिप है इन सारे चीज जो अभी हमने जो डेफिनेशंस देखी थी उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है जो कि हमको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इनको डायरेक्ट याद करना है, इनको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी कन्वेंशनल के हिसाब से नहीं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यदि देखें तो हमको ये सीधे सीधे से यूज होने वाले हैं। इनका डेरिवेशन एग्जाम पे खासकर ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा नहीं, है ना, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सिर्फ हमको ये सारे फॉर्मूले क्या करने हैं, याद करने। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमको मैक्सिमम टाइप पे यूज करने पड़ते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टोटल वेट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट या IMV है। ऐसे यदि हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालने के लिए हमारे पास क्या जाएगा, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस E। ये तो हमारे पास पोरोसिटी इक्वल टू रिलेशन होता है वॉइड रेशियो निकालने के लिए, है ना। यदि हमको वॉइड रेशियो पता है तो हम पोरोसिटी निकाल सकते हैं, और यदि हमको पोरोसिटी पता है तो वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पोरोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाय 1 प्लस E। और यदि हमको E निकालना है पोरोसिटी से तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, N डिवाइड बाय 1 माइनस N, है ना। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है हमारे पास ES इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। ये पहले ही बता चुके हैं। एयर कंटेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे, परसेंटेज एयर वॉइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। ऐसे यदि हम बात करें एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है हमारा, 1 होता है। उसके बाद जो सबसे मेन फॉर्मूला है वो है हमारा ये बल्क यूनिट वेट इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, सबसे मेन फॉर्मूला है हमारे पास ये। तो ये क्या होता है हमारा GS प्लस ES डिवाइड बाय 1 प्लस E। इस ES की जगह हमने यदि इसको भी पुट कर दिया तो भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, है ना, मतलब ES की जगह हम इसको भी पुट कर सकते हैं, वाटर कंटेंट। अब इसके हिसाब से यदि हमारा सैचुरेटेड है तो हम S की वैल्यू 1 कर देंगे, यदि हमारे पास ड्राई है तो ड्राई के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यदि ड्राई यूनिट वेट निकालना चाहते हैं तो ड्राई यूनिट वेट निकालने के लिए इस S की वैल्यू को 0 कर देंगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, GS मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस E। अब यदि हम सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड में जो हमारा बल्क का फॉर्मूला है, इसमें S की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट निकल के आ जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1, तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। अब हमको निकालना है यदि सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब यदि हमको सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकालना है तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सैचुरेटेड में माइनस कर देंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर को। तो इसकी वैल्यू को यूनिट वेट ऑफ वाटर से माइनस कर दो तो जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, G-1 डिवाइड बाय 1 प्लस E मल्टीप्लाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है, आगे चल के भी यूज होगा जब हम एक्साइड कंडीशन पढ़ेंगे तब, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है यदि हमको ड्राई यूनिट वेट नहीं पता है और हमको यदि बल्क यूनिट वेट पता है और हमको यदि वाटर कंटेंट पता है तो हम आसानी से ड्राई यूनिट वेट भी निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये वाले फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं। एक ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद यदि ड्राई यूनिट वेट निकालने का एक और फॉर्मूला है हमारा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एयर कंटेंट G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस ES बोल सकते हैं या वाटर कंटेंट इनटू G बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा ये डेरिवेशन है, ये जनरली नहीं आएगा, ये हमारा एक बार ESE में पूछा गया था डिराइव करने के लिए, है ना। तो ये वाला भी रिलेशन हमारा होता है S इक्वल टू वाटर कंटेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइड बाय यूनिट वेट बल्क यूनिट वेट माइनस 1 बाय G। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूले पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।